हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज जो हम कल टॉपिक को रख गए थे पढ़ने के लिए, आज फिर से हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और अब आज से हम शुरू कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र और इसके महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है। कल जबकि हमने ये लेसन कंप्लीट किया था थोड़ा, तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि सबसे इसका जो उत्तरी पॉइंट है वो मांडा, और पूर्वी पॉइंट आलमगीर, और सुल्तानगेट और इसका पश्चिमी पॉइंट, और सबसे लास्ट में देमाबाद इसका दक्षिणी बिंदु था। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में इसका इस प्रकार हमने पढ़ा था। ठीक है, आइए हम आगे पढ़ते हैं। हाल ही में कुछ थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में गोदावरी तट पर देमाबाद से कुछ ठीकरे मिले हैं, जिन पर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ पर? गोदावरी नदी के तट पर देमाबाद देमाबाद जो स्थल है, यहीं से कांसे का एक रथ प्राप्त हुआ। और कांसे का रथ प्राप्त हुआ देमाबाद से, जिसे नग्न पुरुष चला रहा है। एक निर्वस्त्र व्यक्ति पुरुष उसको चला रहा है। इसे हड़प्पा सभ्यता के काल से ही जोड़ा जाता है। अतः अब इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग देमाबाद को ही इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल मानने लगा। इस प्रकार सिंधु सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्बू से लेकर दक्षिण में गोदावरी के मुहाने तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था, जो कि मैंने अभी आपसे दिखाया। यह समूचे क्षेत्र यह समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार आकार का है। एक ट्रायंगल जैसा ये बनता है। ठीक है। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्र मिस्र की सभ्यता के क्षेत्रफल से 20 गुना और मिस्र तथा मेसोपोटामिया के कुल सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना बड़ा है। ठीक है। यह क्षेत्र पाकिस्तान से तो बड़ा है ही। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दियों में संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्रफल हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं था। स्वतंत्रता के बाद हुई खुदाई में सबसे अधिक स्थल गुजरात प्रांत में मिले हैं। अतः अब कुल स्थलों की संख्या 1500 तक पहुंच गई है, जबकि क्षेत्रफल बढ़कर क्या हो गया? 20 लाख 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट, किसके निकट? अखनूर के निकट मांडा है। मैंने कहा था सबसे उत्तरी पॉइंट इसका जो क्या है, चिनाब नदी के तट पर मांडा। जबकि सबसे दक्षिणी पॉइंट स्थल मांडा से कितना दूर है? 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी के तट पर देमाबाद। देमाबाद से कहा क्या मिला था? बताइए क्या क्या मिला था? कांसे का रथ मिला था। ये देखिए यहाँ पे कांसे का रथ, जिसे एक क्या नग्न पुरुष चला रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका सबसे पश्चिमी स्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर है। पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, जो कि दाश्क नदी के किनारे है, बलूचिस्तान के दक्षिणी पॉइंट पर मकरान तट पर। ठीक है। ये सबसे पूर्वी स्थल, और इसका जो सबसे पूर्वी है वो 1600 किलोमीटर दूर मेरठ हिंद नदी के किनारे आलमगीरपुर है। तो सुतकांगेडोर और आलमगीरपुर की जो दूरियां हैं वो 1600 किलोमीटर है। ठीक है। और मांडा और देमाबाद उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की दूरी वो 1600 किलोमीटर किलोमीटर है। इस सिंधु संस्कृति में 1300 किलोमीटर समुद्र तट था। इस संस्कृति में 1300 किलोमीटर क्या है? समुद्र तट था। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार, यहाँ पे मांडा
उद्यमाबाद। 1400 का ये है और 1600 का इधर सुल्तानगढ़ और आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन। ठीक है, और ये दाश्क नदी के किनारे है और ये गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, और मांडा कौन सी? चिनाब। आप देख लीजिएगा, पेन नहीं है तो मैं माउस से काम पे या माउस से ही लिख रहा हूँ। ठीक है, हड़प्पाकालीन नगरों को 3 कालों में प्राय बांटा गया है। कौन कौन सा काल था? एक था प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर में बांटा गया है। प्राक जो इसकी शुरुआत थी, हड़प्पा जब ये परिपक्व अवस्था में थी, और हड़प्पोत्तर हड़प्पा का जो पतन काल आते रहा, हड़प्पा सभ्यता। तो इस इन 3 कालों में इनको डिवाइड किया गया है। कुछ नगरों में तीनों कालों के लक्षण प्राप्त होते हैं। कुछ नगरों में जो नगर है, आइए हम देखते हैं। प्राक हड़प्पा स्थल, ये वे स्थल है जो हड़प्पा के पूर्व भी विद्यमान थे। ये ऐसे स्थल है जो हड़प्पा के भी पूर्व में, हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट होने से पहले ही विद्यमान थे। तो कौन कौन से इन स्थलों में? दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित मुंडीगाक और देह मोरासी गुंडई, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित नाल किलेबुल मोहम्मद, दमसदात दमसदात, पेरियानो गुंडई, अंजीरा, स्याहदम्ब, नुंद्रा, कुली, मेही, पिराकदम्ब और मेहरगढ़ प्रमुख है। मेहरगढ़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसके अतिरिक्त सिंध प्रांत में आमरी कोटदीजी, कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में आमरी कोटदीजी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, सरायखोला, जलीलपुर उल्लेखनीय पुरास्थल है। भारत में उत्तरी राजस्थान में स्थित कालीबंगा और हरियाणा में राखीगढ़ी तथा बनाली से प्राग से प्रावशेष प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान के कालीबंगा और हड़प और हरियाणा के राखीगढ़ी और बनवाली में भी प्राग सिंधु पुरावशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा कालीन स्थल कौन से हैं? इसका वर्णन विस्तार से हमने पहले पढ़ ही लिया है। ठीक है, और हड़प्पोत्तर काल के जो स्थल है, रोजदी और रंगपुर है। तीनों कालों के स्थल, तीनों कालों के जो स्थल है, जो हमें हड़प्पा के पूर्व में भी मिलते हैं और परिपक्व अवस्था में भी मिलते हैं, और हड़प्पोत्तर काल के बाद भी हमें वो स्थल मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है सुरकोटड़ा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और मांडा। ठीक है, नगर योजना की हम अगर बात करें, अगर हम उसके बारे में पढ़े, तो हड़प्पा के नगर जाल की व्यवस्था थी वो सुव्यवस्थित थी। नगर जाल की जो जो इसका था नगर जाल, वो सुव्यवस्थित था और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मास्टर प्लान की तरह। बिल्कुल इस प्रकार एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रत्येक नगर 2 भागों में, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले के रूप में। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे लेकिन छोटे होते थे। ऊंचे होते थे लेकिन छोटे होते थे, और इन टीलों पर किले और दुर्ग स्थित थे, पश्चिमी टीलों पर। और पूर्वी टीलों पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य थे। जो पूर्वी टीला था, ये अपेक्षाकृत बड़ा था। इसमें सामान्य नागरिक रहते थे, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे पूर्वी टीले पर। ठीक है, दुर्ग के अंदर मुख्यतः महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन तथा अन्नागार स्थित थे। सामान्यतः पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। कौन सा टीला? पश्चिमी टीला। जो कैसे होते थे पश्चिमी टीले? वो ऊंचे होते थे लेकिन छोटे होते थे। शायद शासक इत्यादि वहां रहते होंगे।
तो सामान्यतः पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं होता था। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से युक्त था। लोथल और सुरकोटड़ा में अलग अलग दो टीले मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप देखिएगा। जबकि मोहन और चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है। कौन सा? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो के ही बगल में है, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर ही है। धोलावीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा है। यहाँ पे क्या था? 2 इकाइयों में सारे नगर बटे हुए थे, लेकिन धोलावीरा एक अपवाद है। धोलावीरा 3 इकाइयों में बटा था, ठीक है। पहले ये समझा जाता था कि हड़प्पा के सभी नगर पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित थे, परंतु यह पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि बड़े-बड़े सार्वजनिक भवन, बाजार, छोटे-बड़े रिहायशी मकान, शिल्पकलाएं सभी इलाकों में पाई गई है। और अब ये पॉइंट देखते हैं। धोलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है। मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही था। क्या? साइन बोर्ड, जैसे नोटिस बोर्ड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप कि साइन बोर्ड कहाँ मिला है, तो धोलावीरा में मिला है। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने। यह लिखावट एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफेद चूना जिप्सम भरकर तैयार की गई है। इसमें 10 संकेताक्षर है, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 37 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 से 27 सेंटीमीटर है, और उनके द्वारा कोई नाम या शीर्ष बताया गया है। जब यह नामपट प्रवेश द्वार पर टंगा होता होगा तो दूर से दिखाई देता रहा होगा, क्योंकि पड़ा होगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन के बीच एक आंगन होता था। एक आंगन होता था, मकान था तो आंगन थे, जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नान घर होता था। अधिकांश घरों में कुएं जरूर होते थे। अधिकांश घरों में कुओं का प्रयोग होता था और कुएं खोदे हुए होते थे। सामान्यतः मकान पक्की ईंटों के थे। कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और दहलीजों के निर्माण में किया गया है। मकानों में मिली सीढ़ियों से पता चलता है कि 2 मंजिले भवन में भी बनते मकानों में 2 मंजिले भवन भी बनते थे, लेकिन कालीबंगा में जो पक्की ईंटों का प्रयोग है वो केवल नाली बनाने में, कुओं को बनाने में और दहलीजों के निर्माण में किया गया है, ठीक है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य रूप में सड़क में न खुलकर सड़क की तरफ न खुलकर गलियों में खुलते थे, लेकिन एक अपवाद मात्र लोथल, जहाँ के दरवाजे एवं खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। कहाँ से? लोथल। इसका जो दरवाजा था वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था, बाकी सबके गलियों में खुलते थे, ठीक है। मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। मकानों का जो फर्श है वो मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटें और पक्की मिट्टी में बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। कहीं कहीं पर प्लास्टर का भी साक्ष्य मिलता है। भवनों की जो दीवार है वहां प्लास्टर लगाया गया है। यदि भी मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन सबसे प्रचलित आकार जो था ईंटों का वो था 4:2:1। ये याद रखिएगा। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, ठीक है, जहां इनके नीचे मोरियां बनी होती थी। घरों का जो पानी बहता था और वो बह के सड़कों तक आता था, और फिर वहां मोरियां बनी हुई होती थी। ये मोरियां ईंटों और पत्थर की
सिलियों से ढकी होती थी। ठीक है, ऐसे बह के आता था और इसके ऊपर यूं सड़कों का जो पानी आता था वो बीच में चला जाता था और फिर ऊपर इसके इसे ढक दिया जाता था। ठीक है, सिलियों से पत्थर इत्यादि लगा देते थे। इन मूरियों में नर मुखे मैन होल भी बने होते थे। मैन होल भी कहीं कहीं बने होते थे। ठीक है, कांस्य युग की, ताकि अगर कुछ कूड़ा करकट फंस जाए तो फिर उसको उठा के वहां से कूड़ा निकाल दिया जाए और नालियां साफ कर दी जाए। ठीक है, कांस्य युग की दूसरी किसी सभ्यता से स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया गया है। जो सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन और दूसरी सभ्यताएं हैं, इसके जो समकालीन सभ्यता है वहाँ किसी भी सभ्यता में इतना स्वास्थ्य और सफाई का कोई महत्व ध्यान नहीं दिया गया था जितना इस सभ्यता में दिया गया था। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत उन्नत किस्म के लोग ही हो सकते हैं। हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर कौन कौन से थे? ठीक है, तो जो ये हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।